स्टूडेंट्स, मैं हूं श्याम भाटिया और आप सभी का स्वागत करता हूं A-Academy 1 2 3 पर। अगर आप बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं 12th की, और साथ ही साथ अगर जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं या नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और जेई में भी दो पार्ट होते हैं, यानी एक जेई मेंस होता है और जेई एडवांस होता है। जो एडवांस होता है वो आपको IITs के लिए इंटरेस्ट देता है। तो इन सब में कहीं ना कहीं फिजिक्स आती है, फिजिक्स आती है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आता है तो उसमें कूलम्स लॉ कहीं ना कहीं जरूर आता है। यानी विदाउट नोइंग कूलम्स लॉ आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से डील नहीं कर सकते, ये आप भी जानते हैं। तो आज मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो में बिल्कुल बेसिक से कूलम्स लॉ से स्टार्ट कर पूरा जेई मेंस, नीट लेवल और फिर जेई एडवांस के कुछ क्वेश्चन भी अपन लास्ट में पिकअप करेंगे। तो 2-3 क्वेश्चन में जेई एडवांस के लूँगा, 2-3 क्वेश्चन जेई मेंस और नीट के लूँगे, और 2-3 क्वेश्चन या 1 या 2 क्वेश्चन अपन लेंगे सिंपल वाले जो कि जेई बोर्ड एग्जाम के लिए होता है। तो ये अपना आज के इस वीडियो का एजेंडा होगा। तो मैं शुरू करता हूँ कि अगर कूलम्स लॉ अपन को लिखना है तो कूलम्स लॉ को हम समझेंगे पहले क्या होता है। ये कूलम्स लॉ को अगर समझा जाए, ठीक है, तो ये क्या होता है। तो ये एक प्रकार का एक टाइप है जो डील करता है, जो एक्सप्लेन करता है कि दो फोर्स बिटवीन टू चार्जेस कैलकुलेट करने के लिए कि वो कैसा होगा। यानी ये मैंने एक चार्ज Q1 कह दिया और ये मैंने एक चार्ज Q2 कह दिया, ठीक है, और तो इनके बीच में कितना फोर्स होगा और फोर्स का नेचर कैसा होगा और वो किन किन क्वांटिटीज पर डिपेंड करेगा, ये सारी चीज कूलम्स लॉ पे से क्लियर होती है। तो इसकी कुछ कंडीशंस है, कुछ शर्तें हैं, ठीक है। पहली शर्त तो इसकी ये होनी चाहिए कि वो पॉइंट चार्जेस होने चाहिए, ठीक है। कैसे होने चाहिए? पॉइंट चार्जेस होने चाहिए, ठीक है। दूसरी शर्त ये बोलता है कि वो स्टेशनरी होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? स्टेशनरी, यानी मोशन में नहीं होने चाहिए, स्टेशनरी चार्जेस के लिए काम करता है, ठीक है, शुड बी। और फाइनल जो होता है वो आपके पास होना चाहिए कि वो एक मीडियम प्रेजेंट होना चाहिए, कोई ना कोई मीडियम, है ना, मीडियम प्रेजेंट, चाहे वो आपके पास कोई भी मीडियम हो, लेकिन एक मीडियम की जरूरत पड़ती है। तो 3 चीजें इंपॉर्टेंट है कूलम्स लॉ के लिए, ये होना चाहिए, ठीक है। ये कह रहा है कूलम्स लॉ, ठीक है। और ये आता है पॉइंट चार्जेस होने चाहिए और वो रुके हुए होने चाहिए, स्टेशनरी होने चाहिए, ऑब्जेक्ट मूव करते हुए नहीं होना चाहिए, उनकी कोई अपनी स्पीड या वेलोसिटी नहीं होनी चाहिए, और उनका मीडियम होना चाहिए। 3 पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। और अगर बोर्ड एग्जाम वाले हैं तो फिर वो तो जस्ट थ्योरी लिख देना आप इसको कि चार्ज मस्ट बी स्टेशनरी एंड दिस और वो बना देना फुल पत्ती एटसेट्रा। वो आप बोर्ड एग्जाम वाले बहुत अच्छे से स्मार्ट होते हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जो मार्क्स मिलते हैं थोड़ा कंसेप्ट और प्रेजेंटेशन, आप थोड़ा से अपने प्रेजेंटेशन को मेंटेन रखिएगा। लेकिन जो एग्जाम आपकी होती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उसमें स्पीड और एक्यूरेसी दैट गिव योर रैंक इन 1 डिजिट 2 डिजिट एंड इवन 3 डिजिट रैंक, है ना। तो ये रैंक्स होती है ना, ये डिपेंड करती है कि आपकी स्टडी और एक्यूरेसी कैसी है। और स्टडी कहाँ से आएगी, स्पीड कहाँ से आएगी? स्पीड आएगी आपकी प्रैक्टिस से। एक्यूरेसी कहाँ से आएगी? आपके कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने से। तो वही तो सीख रहे हैं अपन, ठीक है। तो आते हैं यहाँ पर। तो ये फोर्स जो होता है ना, ये अट्रैक्शन भी हो सकता है और रिपल्शन भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द चार्जेस। और चार्जेस क्या करते हैं? सेम चार्ज, लाइक चार्ज रिपेल करते हैं, और डिसलाइक चार्ज यानी प्लस माइनस या माइनस प्लस अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो वो तो एक अलग बात हो गई। बट ये फोर्स का जो मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, ये डिपेंड करता है कि चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है, ठीक है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 की, यानी चार्ज 1 के, ठीक है। यही फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दूसरे चार्ज के मैग्नीट्यूड, यानी Q2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी होता है, ठीक है। और दूसरी चीज होती है कि इनके बीच में आप डिस्टेंस कितनी रख रहे हो, ये भी डिपेंड करती है, ठीक है। और ये डिपेंड करती है किसमें? इनवर्स स्क्वायर लॉ में। यानी कहने का अर्थ है कि 1/d² और d इनके बीच का डिस्टेंस। और मैं मान रहा हूँ कि अभी एयर में है अपना मटेरियल सब कुछ, है ना। तो ये 3 कंडीशंस, ये 3 क्वांटिटीज पर डिपेंड करता है। साथ साथ इसमें कुछ मीडियम भी होगा, है ना। तो मीडियम पर भी डिपेंड करता है, और वो कहाँ से आएगा? जब इन प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाएंगे अपन। तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कैसे हटेगा? तो आप देख सकते हैं कि F जो है, अगर इसको मैं समअप करूँ तो आपके पास ये आ जाएगा F Q1 Q2 अपॉन d²। और ये F अगर मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ तो एक K आता है, और इसकी वैल्यू होती है K Q1 Q2 अपॉन d²। ये K जो होता है, ये प्रॉपर्टी डिपेंड करती है कि आपका मीडियम कैसा है। अगर एयर हुआ तो ये 9 × 10⁹ इसकी होती है, और इसकी वैल्यूज होती है। अगर K की वैल्यू मैं रिप्रेजेंट करूँ तो यहाँ पर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन।
और इसकी न्यूमेरिक वैल्यू होती है 9 × 10 की पावर 9। ठीक है, ये आप रट्टा मार के याद रख लीजिए। रट्टा मारने का अर्थ क्या, आप बोलोगे हम रट्टा नहीं मारते, हम तो समझते हैं। अरे कुछ रट्टा मारा होगा तभी तो अपनी समझ को अप्लाई करोगे, यानी पहले कुछ फैक्ट होगा तभी तो आप कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करोगे। आपके पास कुछ फैक्ट ही नहीं है तो कंसेप्ट को कैसे जस्टिफाई करोगे। तो पहले कुछ फैक्ट होना चाहिए, आफ्टर दैट आपके कंसेप्ट को एनालाइज करने के लिए आपको कुछ फैक्ट चाहिए ना, तो वो यही वाला फैक्ट। अभी इसको क्या समझोगे, ये तो वैल्यू है इसलिए आपके पास, दैट्स ऑल। तो यहाँ पर मेरे पास आई वैल्यू। ठीक है, अब कुछ वेक्टर फॉर्म भी होता है, किसका, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, तो ये क्या होता है, अगर ये भी खैर वेक्टर फॉर्म ही है, तो यहाँ के Q1 Q2 और ये कितना है D है, तो यहाँ पर लगा दीजिए D वेक्टर अपान, यहाँ पे अपान में क्या आ जाएगा, सिंपल DQ। ठीक है, जब इसका मॉड निकालेंगे तो ये एक D से ये D कट जाएगा और ये फॉर्म आ जाएगा D² वाला। ठीक है, तो वेक्टर फॉर्म की अगर बात की जाए तो ये है। ठीक है, बट यहाँ पर एक बात तो आपको आती है समझ में कि चार्जेस का जो होता है प्लस चार्जेस और प्लस चार्जेस होगा, तो ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ठीक है, माइनस चार्जेस होंगे तब भी क्या होगा, रिपल्शन होगा। एक प्लस होगा दूसरा माइनस होगा तो अट्रैक्शन होगा। ठीक है, और एक माइनस होगा आइदर ऑफ देम तब भी ये क्या होगा, ये तब भी आपके पास रिपल्शन होगा। तो कहने का अर्थ है कि ये चार कंडीशन है, तो ये नेचर कैसा होगा इसका। ठीक है, नेचर अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। कैसा हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। और ये क्या डिनोट कर रहा है, ये चार्ज क्या कह रहा है, तो ये चार्ज यूं कह रहा है कि इट इज डिफाइनिंग और इट इज क्लैरिफाइंग या इट इज एक्सप्लेनिंग द हाउ मच अमाउंट ऑफ फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस, ये इसकी कहानी है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको कहीं भी लिखूं तो ये कुछ स्पेसिफाई कर रहा है बात को। ठीक है, तो अगर इसको कूलम्ब्स लॉ को कहा जाए तो इट इज, ऐसे कह सकते हैं, इट इज या ऐसे सिंपल को, इट शोज और इट कैलकुलेट्स द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। ठीक है, कैसे हो सकते हैं, एट्रैक्टिव भी हो सकते हैं और रिपल्सिव भी हो सकते हैं। ठीक है, तो वो अभी नहीं जाना है। तो ये इट कैलकुलेट्स फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस, चाहे वो एट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। तो कूलम्ब्स लॉ क्या कहोगे कि कूलम्ब्स लॉ एक्सप्लेनिंग दैट हाउ द फोर्स वर्क्स बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस एंड ऑन विच क्वांटिटी इट विल डिपेंड, तो ये सारी क्वांटिटी है। तो ऐसे आपको लिखना, आपको आप यहाँ लैंग्वेज कुछ भी और लिख सकते हो, लेकिन अंडरस्टैंडिंग समझ यही रखनी है, क्या है कि ये डिपेंड करता है 2 चार्जेस पे। ठीक है, 2 चार्जेस पे डिपेंड करता है। वो टू चार्जेस कौन से, पॉइंट चार्जेस है। तो ये एक बेसिक लॉ है जो मुझे समझाना चाहिए था कि इट कैलकुलेट्स द फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस, और 2 चार्ज कौन कौन से आपके पास, वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं, लेकिन वो कैसे है, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन फिर वो इंडिविजुअल अपन उसका करेंगे। तो ये बात आई समझ में, इतना पहले आप कर लीजिए, कॉपी इसको या पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये कूलम्ब्स लॉ था जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया सिंपली। तो जस्ट ये इतना ही याद रखना है, बोर्ड एग्जाम वालों को भी इतना ही याद रखना है, बस इसके अंदर थोड़ा सा कलर भर दीजिएगा कि वी नो दैट द एफ इज डिपेंडिंग अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ द Q1 एंड आल्सो Q2 एंड, ताकि आपके पेज भरा जाए और वहाँ पर थोड़ा प्रेजेंटेशन प्रॉपर हो जाए, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं। तो आपको फाइनली या तो इस फॉर्म को या इस फॉर्म को याद रखना है। और ये 1/, मैं हटाता हूँ, तो यहाँ से इस चीज़ को अपन हटाते हैं और स्विच करते हैं न्यूमेरिकल पर। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली लॉ को समझने में तो महज से आपके पास 10 मिनट भी नहीं लगते हैं, है ना। बस लॉ के एप्लीकेशंस पर ज़्यादा टाइम लगता है, वो कैसे काम करते हैं, अप्लाई कैसे होता है लॉ, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। एंड यही थिंग में आज के इस वीडियो में हम समझेंगे। पूरा वीडियो हमारा इसी पर कॉन्सेंट्रेट होगा। तो पहली बात में आता हूँ कि एफ जो है वो क्या है, के Q1 Q2 अपान D² होता है। तो इसको तो हम नापते हैं न्यूटन में। ठीक है, काय में नापते हैं, न्यूटन में नापते हैं। तो इट्स ए एन, इसको नापते हैं हम मीटर स्क्वायर। ठीक है, मीटर स्क्वायर हो, ये और ये दोनों को हम नापते हैं किसमें, कूलम्ब्स में नापते हैं। कूलम्ब्स भाई साहब के सम्मान में ही इसकी यूनिट रख दी गई है, तो ये उनके नापते हैं।
अब इस के की यूनिट क्या होगी, ये जैसे निकाल लेते हैं, तो ये तो हुआ न्यूटन, और के निकालना है, और ये कूलम स्क्वायर अपान ये मीटर स्क्वायर, ये इधर गया तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान कूलम स्क्वायर, ये के की यूनिट हो गई है ना। कभी कभार पूछे तो के की यूनिट ये होती है, याद रहेगी, हाँ रहेगी तो सिंपल सी, ठीक है। फिर ये याद रख लीजिए इसको, है ना। वहाँ डिराइव करने के चक्कर में आपको प्रोफेसर नहीं बनना है अभी एग्जाम में, है ना। अभी आपसे जितना पूछा जा रहा है, हाँ प्रोफेसर बनना है तो IIT पहुँचिए, NIT पहुँचिए, MBBS कॉलेज पहुँचिए, और जो हमारे मेडिकल कॉलेज है जी, या जहाँ कहीं भी इन एग्जाम्स के द्वारा इंटरेस्ट होता है, आफ्टर दैट वो काम करिए, ठीक है। तो इतना हुआ, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो बातें और आगे बढ़ती है, बातें हम करते हैं कि F इक्वल टू के Q1 एंड Q2 अपान डी स्क्वायर होता है। तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन देता हूँ कि चार्ज Q1 इक्वल टू 5 माइक्रोकूलम एंड Q2 इक्वल टू 10 माइक्रोकूलम, यस, और फोर्स बिटवीन देम दैट इज द 10 न्यूटन, देन कैलकुलेट व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम। चार्जेस के बीच में आपको क्या करना है, डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। और ये जो Q1 और Q2 जो है, ये अलोंग द लाइन जॉइनिंग लगता है। कहाँ पर लगता है फोर्स, अलोंग द लाइन जॉइनिंग लगता है फोर्स, ठीक है। और ये लगभग 10 की पावर -15 मीटर से लगाकर ये लगभग 1 से 10 km तक भी लग जाता है ना। यानी कुछ किलोमीटर तक भी इसकी रेंज होती है। और यहाँ से मतलब फर्मी लेवल में, यानी बहुत छोटे लेवल से की अगर बात की तब भी इसका है, मतलब कहने का अर्थ रेंज। तो ये एक बहुत ही अलग टाइप का है। और क्या करना है इसमें, बस लगाइए। तो यहाँ पर के की वैल्यू आप जानते हैं, F कितना है, कितना दिया, 10 न्यूटन दिया तो 10 दे दिया। के की वैल्यू 9 × 10 की पावर 9, ठीक है। Q1 की वैल्यू 5 माइक्रोकूलम, 5 × 10 की पावर -6, और Q2 की वैल्यू कितनी है, 10 × 10 की पावर -6, ठीक है। ये हुआ, ये -6 अपान डी स्क्वायर, तो कैलकुलेट ही करना है सब। तो ये इधर ले आइए डी स्क्वायर, और ये कैलकुलेट कीजिए। पहले इनका हिसाब करो, इनका जो नंबर से 9 × 5 × 10 × 10 का हिसाब करो, 9 - 6 अपान में ये 10 न्यूटन है। माइक्रो न्यूटन मिली न्यूटन होता तो इसको भी अपन चेंज करते, ठीक है। कुछ कटेगा इसमें से, हाँ 10 से तो 10 कट गया, और ये कितना बच रहा है, 9 × 5, 9 × 5, और ये कितना हो जाएगा, 9 - 12 हो जाएगा। हाँ ये 9 - 12 हो गया, मतलब इसको और थोड़ा सा सिंपलीफाई, ये तो हट गया। तो 9 × 5 × 10 की पावर -3, या इसको ऐसा लिख दीजिए आप, या 10 का मल्टीप्लाई भी कर, या 10 हो सकता है, या तो इसको -2 बना लो या इसको -4 बना लो, ताकि ये जो स्क्वायर हटे ये ठीक मामला हो जाए इसका। तो डी स्क्वायर 9 × 5 × 10 की पावर कितना आ रहा है, -4 आ जाएगा, और ये 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यस और नो, ऐसा कैसे हो जाएगा, हाँ ऐसा ही होगा ये, क्योंकि 10 का मल्टीप्लाई किया और ये इसमें लेके आओगे तो 10 की पावर -3 हो जाएगा। अगेन ये -3 हो जाएगा। तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, ये पावर हटाइए और इसको लीजिए अंडर रूट में। तो ये कितना कुछ आ रहा है, तो ये 10 की पावर -2 तो बाहर आ गया, ठीक है। अंदर कुछ बच रहा है, 9, 5 और 10, ठीक है। तो ये 5 × 2 लिख सकते हैं इसको, हाँ इसको भी 5 × 2, 9, 5 × 5 × 2 लिखा जा सकता है। और ये 10 की पावर -2 को मैं सेंटीमीटर में लिख देता हूँ, नहीं तो ये मीटर में आ रहा है। तो 3 × 5 बाहर आ गया, अंदर बचा 2, तो ये 15√2 क्या है, सेंटीमीटर आ रही है, ठीक है। ये सेंटीमीटर, ये कैसे सेंटीमीटर आ रही है सर, अरे ये 10 की पावर -2 था, जिसको मैंने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। तो ये आपको ऐसे याद रखना। गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, कोई बात नहीं, है ना, आपके सम्मान में गर्मी के मैदान में। चलो मेरे को टॉवल साथ में ही रखना पड़ता है। तो ये इतना हुआ, इसको जस्ट कॉपी कर लीजिए। कॉपी हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। तो एक बात तो सिंपल, ये बोर्ड एग्जाम के लेवल पे आएगा तो ऐसा सिंपल क्वेश्चन आएगा, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में इससे भी अबव क्वेश्चन आ सकता है, अगर वो पेपर थोड़ा सा टफ बनाए तो, ठीक है। वो भी मैं एक टाइप करवा देता हूँ कि हाँ, ये जो F होता है ना, इस F को K Q1 Q2 अपान R² या D² वाटर कुछ भी ले लो, ये हुआ। तो ये भी हो सकता है कि ये F1 ले लिया, ये F1, ये F2 ले लिया, और ये K Q3 Q4 ये R1 था, ये R2 का स्क्वायर था। यहाँ से
F1 F2 करके क्या कर सकते हो, Q1 Q2 Q3 Q4 और ये R2 बाय R1 का होल स्क्वायर। तो एक ये फॉर्म भी हो सकता है आपको। अब यहाँ पर वो Q1 Q3 का रेशियो दे सकता है, Q3 Q4 का रेशियो, Q2 Q4 का रेशियो दे सकता है, और फिर आपसे पूछा जा सकता है कि इसका फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम कितना होगा, तो वो आपको, और R1 R2 का रेशियो दिया जा सकता है, या फिर आपको कहा जा सकता है कि R1 R2 इतने टाइम्स है, यानी ये कहा जा सकता है कि R2 इज इक्वल टू 3 R1 है, तो कितना हो जाएगा, R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू 3 हो गया है ना। तो ऐसे रख के कर सकते हो, ऐसा भी वो दे सकता है आपको। तो इससे क्या होना है, इससे होना कुछ नहीं है, आपका कुछ एक्सप्रेशन को मॉडिफाई करके भी वो पूछ सकता है। तो ये सिंपल बोर्ड एग्जाम की अपन बातचीत चल रही है अपनी। तो एक क्वेश्चन और अगर बोर्ड एग्जाम से कहा जाए तो कर लेते हैं कि बस यही चीज़ है इसके अंदर। तो क्या होगा, F इंटू के Q1 Q2 अपान R स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे मैं Q1 है जो है, Q2 ये मान लो कि 5 माइक्रोकूलम है, Q2 है ये भी आपको जस्ट निकालना है, और R जो दी गई है वो आपके पास कितनी दी गई है, 1 मीटर दे दी गई है, ठीक है, 100 सेंटीमीटर, दैट इज कॉल्ड 1 मीटर। और F जो है वो आपके पास कुछ भी 10 न्यूटन दे दिया है या वाट एवर। तो कैसे निकालोगे, 10 इज इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q1 कितना है, 5 इंटू 10 की पावर -6 इंटू Q2 निकाला, और ये तो 1 हो गया। तो यहाँ से Q2 नहीं निकाल लोगे, ये इसके अपान में चला जाएगा, और यहाँ से Q2 निकल जाएगा आपके पास। अरे समझे 9 अपान में ये कितना हो जाएगा, 9 इंटू 5 इंटू 10 की पावर 9 -6 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 9 - 6 दैट इज 3। कितना कर दोगे, 3 कर दोगे। अब आप क्या कर सकते हो, 1 0 से 1 0, तो ये 2 हो गया, ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 10 की पावर -2 अपान 45, ठीक है, 1 ये अपान हो गया। तो आप इसको अब क्या करोगे, इसके अपान में निकाल कर, तो ये 9 - 6 गया, 9 5 जो भी हुआ, और डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, लगभग 10 सेंटीमीटर होती तो और भी बात बनती, लेकिन ये क्या हो रहा, 1 मीटर है तो फोर्स कम लगेगा, और जाहिर सी बात है कि 10 न्यूटन फोर्स है, तो फिर वो इस केस में ये क्या है, ये मिली एम्पियर के आसपास आ जाएगा। आप इसको कह दीजिएगा कि ये 100 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा, ये 2 और लगा दिया, और ये 45, तो ये इतना जो भी आएगा ये Q2 आ जाएगा आपके पास। तो इससे इसको निकाल सकते हो, तो कुछ भी चीज़ पूछ सकता है, यानी कहने का अर्थ है कि 1 2 3 4 अननोन है, 4 अननोन में से 3 नोन दे देगा, एक आपसे पूछ लेगा। ये कुछ कहने वाली बात नहीं है, ये बोर्ड एग्जाम में ऐसा होता है। थोड़ा सा अपन लेवल को अपग्रेड करते हैं, थोड़ा सा लेवल की। ये आपके पास क्या दिया गया है, ये स्क्वायर दिया गया है, ठीक है, जिसकी रेडियस आपको 10 सेंटीमीटर दे दी गई है। ये Q है, ये भी Q है, ये भी Q है, ये भी Q है। तो यहाँ पर ये मान लो कि ऐसे दे दो A B C और D, तो C पर आपको क्या करना है, फोर्स कैलकुलेट करना है। रेस्ट ऑफ द 3 चार्जेस, तीनों चार्जेस की वजह से फोर्स कैलकुलेट करना है आपको। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, कूलम सिलाई लगना है यहाँ पर भी, तो इसकी वजह से फोर्स ऐसे निकल जाएगा, इसकी वजह से फोर्स ऐसे निकल जाएगा, और यहाँ की वजह से आएगा तो ये फोर्स सिंपल ऐसे निकल जाएगा। तो ये F हुआ, क्योंकि डिस्टेंस और मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज सेम है, तो ये भी F हुआ, और ये F डैश ले लिया, ठीक है। तो F नेट कैसे निकालोगे आप बताइए, F नेट निकालोगे तो एक तो F डैश को जोड़ो, एक F को जोड़ो, एक F को जोड़ो, ठीक है। तो ये मैंने वेक्टर फॉर्म में लिया। अब आप क्या कर सकते हो, इसको आप कुछ भी नहीं कर सकते, इसको आप इसका फैक्टर ले सकते हैं, क्योंकि ये 45 होगा, ये भी 45 होगा, तो ये 45, ये भी 45। अब ये F जा रहा, तो अगर इसको आप फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये F cos 45 डिग्री आ जाएगा, और इसको भी करेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, F cos 45, तो ये कितना आ गया, F/√2, ये भी आ गया आपके पास F/√2, दैट्स ऑल। तो ये चीज़ यहाँ रख दीजिए। और F डैश कितना होगा, ये होगा F डैश आपके पास हो जाएगा K Q स्क्वायर, Q दोनों सेम है तो ये Q स्क्वायर हो जाएगा, और R ये कितनी है, ये A है तो ये डिस्टेंस A√2 हो जाएगा, ये सिंपल A√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। रखो यहाँ पर, तो ये आ गया K Q स्क्वायर A√2 का होल स्क्वायर प्लस आपके पास कितना आ जाएगा, F√2 प्लस F√2, है ना।
दोनों है, ये इसकी वैल्यू f√2 और इसकी वैल्यू f√2, तो जोड़ दीजिए दोनों की, है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ, तो ये कितना आ जाता है KQ² अपान ये कितना आ जाएगा 2a² आ जाएगा, a रूट हट जाएगा उस पर, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये f की वैल्यू इनकी भी कितनी होगी KQ, इसकी a² हो जाएगी, क्योंकि इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, a है, ठीक है। और ये a और ये कितना होगा 2 हो गया, और अपान में कितना है, ये एलसीएम तो ये √2 है, तो 1√2 से ये यहाँ से हट जाएगा। फाइनली मैं यहाँ लिख देता हूँ इसका f नेट जो निकलेगा वो कितना हो जाएगा आपके पास KQ² अपान 2a² प्लस आपके पास क्या आ गया है KQ² अपान ये √2 पर चला गया और अपान में ये देखिए, तो f नेट अगेन आई कैन कैलकुलेट KQ² अपान a² और यहाँ पे 1/2 और ये √2, ठीक है। तो ये एक जनरल फॉर्म आ गया है। अब Q की वैल्यू कुछ भी दी जा सकती है, आपको Q की वैल्यू कुछ भी दी जा सकती है, तो ये कुछ K की वैल्यू कुछ भी दी जा सकती है, 1 माइक्रोकूलम 2 माइक्रोकूलम ये रख के याद कर सकते हो। तो ये एक जनरल फॉर्म है जो आपको याद रखना, कभी कभार प्रूफ करने के लिए आ सकता है। असाइनमेंट के लिए मैं देता हूँ कि एक ट्रायंगल है, इस पर क्या क्या चार्ज है, यहाँ पर Q1 है, ये Q2 है और ये Q3 है, ठीक है। तो इस Q3 पर आपको निकालना है। मैं हिंट दे देता हूँ, ये इक्विलेटरल है, ये इक्विलेटरल सब 60 डिग्री है, तो इसका रिजल्टेंट कुछ ऐसा आएगा, तो यहाँ पर आपको निकालना है, ठीक है। जिसका और Q की वैल्यू में दे देता हूँ 2 माइक्रोकूलम और A की वैल्यू दे देता हूँ 5 सेंटीमीटर। आपका आंसर जस्ट आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ओके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इतना कॉपी कर लीजिए, ओके। तो ये हटाने के बाद थोड़ा सा मैं लेवल को अप करता हूँ, काय का लेवल। अब अपन स्विच करते हैं जी मेंस और नीट के प्रोस्पेक्टस वाली या प्रोफाइल वाली प्रॉब्लम्स पे अपन स्विच करते हैं, जिनके अंदर क्या आता है, जिनके अंदर कुछ भी नहीं आता है कि एक ये चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2 रखा हुआ है और यहाँ से ये लाइन जॉइनिंग कर रहा है और इनके बीच में मैंने एक स्लैब इंसर्ट कर दी। अरे ये क्या करा, ये स्लैब इंसर्ट कर दी, जिसकी वजह से क्या होगा, फोर्स पर इफेक्ट आएगा। तो ये क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K' है, दैट इज 9 है, और थिकनेस इसकी जो है T इक्वल टू है ये 5 सेंटीमीटर है। कितना है, 5 सेंटीमीटर है। और डिस्टेंस बिटवीन देम, यहाँ पर जो एक्चुअल फिजिकल डिस्टेंस है वो 20 सेंटीमीटर है आपके पास, है ना, ये 20 सेंटीमीटर है। और ये इंसर्शन की मैंने प्लेट, तो इसका 5 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। तो ये आपके पास क्वेश्चन है। अब इसमें ये क्या कर दिया, ये इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है DC क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है उसकी वैल्यू 9 दे रखी है, और अब ये मैंने दो चार्जेस के बीच में इंसर्ट कर, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना होगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो कूलम्ब्स लॉ कहेगा मुझे, और वो कहेगा तो वो कितना कहेगा, KQ1 Q2 अपान R² कहेगा। और ये Q1 Q2 की वैल्यू सपोज दैट कि ये 5 माइक्रोकूलम, ये 10 माइक्रोकूलम। ये आपका फेवरेट है क्या सर? फेवरेट नहीं है, सिंप्लीफिकेशन ऑफ द कैलकुलेशन के लिए ले रहा हूँ मैं, आप कुछ भी ले सकते हैं या एग्जाम में जो कुछ भी दिया हो वो ले सकते हो आप कुछ। लेकिन R अब कितना लेंगे सर, 20 सेंटीमीटर नहीं, 20 सेंटीमीटर नहीं, वो निकालेंगे कितना लेना है R यहाँ 20 नहीं ले सकते। देखो तो यहाँ से यहाँ तक ये जो आ रहा है, ये कितना आ रहा है, ये एयर में आ रही है, और इससे यहाँ से आगे ये भी एयर में है, यानी एयर वाला डिस्टेंस अलग कैलकुलेट करेंगे हम और इसका वाला अलग करेंगे। तो कहने का अर्थ है कि ये जो आएगा इसकी इफेक्टिव लेंथ आती है, कितनी आती है, इफेक्टिव लेंथ जो होती है वो मुझे निकालना है। कितनी होती है इफेक्टिव लेंथ, इसकी इफेक्टिव लेंथ होगी T√K', इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और T इसकी फिजिकल थिकनेस, ठीक है। तो इफेक्टिव कितनी आ जाएगी, इफेक्टिव हमारे पास आ गई, T कितनी दी है, 5 दी है, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 9 दिया है, तो 5 इंटू कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, तो ये आ गया 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर क्या आ गई, ये लेंथ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की इफेक्टिव लेंथ आ गई, कितनी आ गई, 15 सेंटीमीटर। ये 15 सेंटीमीटर अभी ये आई है, ठीक है। तो जो R यहाँ लिया जाएगा, ये R भी क्या होगा, इफेक्टिव R होगा। तो R इफेक्टिव को अगर मैं लिखूंगा यहाँ, तो क्या लिखूंगा, डिस्टेंस इन एयर प्लस इफेक्टिव डिस्टेंस ऑफ स्लैब। तो यानी स्लैब को इंसर्ट करने के बाद उसका इफेक्टिव डिस्टेंस कितना होगा, तो एयर का डिस्टेंस कितना है, ये और ये। तो अगर ये टोटल 20 था, यानी अगर मैं कह दूं कि ये D था और ये T हटा दूं मैं, तो ये एयर का आ जाएगा मेरे पास, टोटल D फिजिकल था इसका, तो ये मेरे पास क्या हो गया
d माइनस टी, तो ये आ गया मेरे पास जो कि एयर वाला डिस्टेंस है। ये कौन सा d माइनस टी कौन सा है? एयर में डिस्टेंस जो हवा में है ना। और इसका इफेक्टिव डिस्टेंस कितना आया है? इसका इफेक्टिव डिस्टेंस जो होगा वो टी रूट के डैश होता है, ठीक है, टी रूट के डैश। के डैश क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये एक्चुअल में होता है। तो d माइनस टी कितना, d कितना टोटल 20 है, माइनस टी कितना है 5 है। इसका इफेक्टिव लेंथ कितना आया है ये अभी अपन निकाला, या 5 रूट 9 आया, तो कितना आ जाएगा ये 20 माइनस 5 दैट इज 15 प्लस ये कितना आ जाएगा 5 into 3, तो ये आ गया 15 प्लस 15 दैट इज नथिंग बट 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। तो आर इफेक्टिव जो आएगा वो 30 सेंटीमीटर आएगा। तो आप कहेंगे कि ये वैल्यू यहाँ रखेंगे, यस, ये वैल्यू यहाँ पर रखने से अब क्या होगा, अब जो चीज आएगी आपकी वो, तो पहले कितनी 20 सेंटीमीटर थी और अब कितनी होगी 30 सेंटीमीटर होगी, यानी डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस इफेक्टिव लेंथ बढ़ गई, यानी लेंथ बढ़ी तो स्क्वायर से हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, यानी कहने का अर्थ कि फोर्स जो होगा वो कम हो जाएगा। यानी कोई डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर देते हैं दो चार्जेस के बीच में तो फोर्स कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 20 लेना थी मुझे, क्योंकि ये नहीं होती तो 20 लेता तो ये डिस्टेंस कम थी तो फोर्स ज़्यादा आता। अब यहाँ पर क्या आ रही है कि डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो फोर्स कम हो जाएगा। तो चलो जो भी हो कैलकुलेट कर लेते हैं। ये 9 × 10⁹ की वैल्यू, Q1 की वैल्यू कितनी ली मैंने 5 माइक्रोकूलम 10⁻⁶, और ये कितना 10 माइक्रोकूलम 10⁻⁶। अब कितना आर इफेक्टिव कितना आ रहा है 30। अब यहाँ पर 20 मत ले लेना है ना, 10⁻⁻² का होल स्क्वायर। कैलकुलेशन आप कर लेना या करके बता दूं मैं। 9 5 10 9 5 10 अलग करो कैलकुलेशन। और यहाँ +9 -6 और ये 2 2 4 आएगा, तो ये +4 ऊपर चला गया, और यहाँ पर 30 × 30 आ गया। दैट्स ऑल। इसको आप क्या कर लेंगे, आप कैलकुलेट कर लेंगे, जो भी आपको आंसर देगा वो देगा कितना देगा, दे दो 1 0 से 1 0 गया, हाँ 3 से 3 गया, और ये 10 गया, और ये 5 दूनी 10, सब काट दो काटना ही है ऐसा, ठीक है। तो कैसे काटेंगे आप, f = कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा, सब ऊपर का कट गया, ये 1/2 आ गया, और 10 की पावर कितना आ गया, इतना 6 6 9 और 4 13 माइनस कितना करोगे 12, 13 - 12 यानी 10 की पावर 1 मतलब सिंपल 10 हट गया ये, तो ये 2 5 10, तो f कितना आ जाएगा 5 न्यूटन आ गया, 5 न्यूटन आ गया ये फोर्स, है ना। तो इसको इस न्यूमेरिकल को कॉपी करो पहले। ओके आगे बढ़ते हैं। तो ये जो होता है कि ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है जिसके अंदर मैंने डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट किया और उसकी इफेक्टिव लेंथ को कैलकुलेट किया, तो ये चीज बनी। अब थोड़ा सा अपन एक न्यूमेरिकल या यूं मानो कि चलो कि एक डेरिवेशन करेंगे जिससे आपको अंदाजा लगेगा। तो ये तो एक हुआ सिंपल क्वेश्चन। तो अगर अब मैं बात करूँ तो एक न्यूमेरिकल आपको ऐसे ले लेते हैं, ये ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। तो इस पर मैंने क्या करा, ये एक सेमी सर्कुलर रिंग है, एक रिंग पर चार्ज Q दिया गया है, ठीक है, ये सेंटर C है, और यहाँ पर मेरे पास एक चार्ज Q रखा हुआ है। तो इस रिंग की वजह से इस Q पर जो कि सेंटर पे रखा है कितना फोर्स लगेगा, ये अपन को एक एक्सप्रेशन कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो एक्सप्रेशन कैलकुलेट करना है तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक DL एलिमेंट ले लेंगे अपन, DL एलिमेंट ले लेंगे जिस पर क्या होगा DQ चार्ज होगा। तो आप कहेंगे कि इसको क्यों ले रहे हैं, अरे इसको लेना पड़ेगा ना, क्यों लेना पड़ेगा, ये मान लो कि d थीटा, ये r ले लिया मैंने, ठीक है। क्यों ले लिया, क्योंकि जो कूलम्स ला है वो तो पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है। अब इसके लिए क्या करेंगे, तो इस DL पर DQ यानी छोटा सा एक इमेजिनरी पॉइंट चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, जो अपन ने कैलकुलेट किया। इसके और इसके बीच में मान लो कि फोर्स लग रहा है, पहले थोड़ा सा इसको, ये हुआ, ये इसका रिजल्टेंट जो आएगा कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। और एक यहाँ पर भी इमेजिन कर सकते हो आप, क्योंकि ताकि अपन 0 से 90 तक की वो ले सके, ठीक है। और ये एक यहाँ पे हुआ, तो ये अगर थीटा एंगल है तो वर्टिकल अपोजिट ये थीटा, ये अगर ये यहाँ से मत ले लो, यहाँ से ले लो, ये थीटा है तो वर्टिकल अपोजिट ये एंगल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर मान लो कि ये इनके बीच का DF है, इनके बीच का भी DF है, क्योंकि बात सर पर लगभग सिमेट्री जैसी है, तो अपन ये बात करें तो कहने का अर्थ कि इस DQ और इस Q के बीच का जो फोर्स है DF क्या है, ये K Q1 Q2 / R² होता है, ये फोर्स या D² वॉटेवर।
तो यहाँ के तो ऐसे ही Q1 जो मेरे पास है कितना आ गया, Q1 आ गया, सिंपल Q आ गया, Q2 आ गया, DQ आ गया। तो ये Q इंटू DQ दोनों फोर्स अपान R स्क्वायर मैंने रख दिया, तो ये DF का मेरे पास एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है, अब ये DF आया, इसको तो मैं आगे प्रोसीड करूंगा, इसी को आगे प्रोसीड करूंगा। तो इसको मैं अगर क्या करता हूँ, कंपोनेंट लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो DF cos थीटा हो गया इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, DF cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, इस डायरेक्शन में क्या होगा, DF sin थीटा होगा, इसका भी क्या होगा, DF sin थीटा होगा। इन दोनों को ऐड कर दीजिए, तो यहाँ पर क्या बनेगा, ट्वाइस DF sin थीटा बनेगा। इसका हम क्या कर लेंगे, इंटीग्रेशन कर लेंगे, या इंटीग्रेशन अभी छोड़ो, ये अभी आ रहा है, यानी F नेट की बात की जाए तो ये F नेट मेरे पास इतना आ रहा है। अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा इसका मैनिपुलेशन करना, ताकि हम आंसर से इसके एक्सप्रेशन निकाल सकें। चलो पहले तो यही कुछ करते हैं, पहले DF की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ट्वाइस KQ DQ अपान कितना आ रहा है, R स्क्वायर आ रहा है, और ये sin थीटा आ रहा है। ठीक है, ये कितना आ रहा है, sin थीटा आ रहा है। अब इसको भी और हम कर सकते हैं। देखो DQ चार्ज किस पर है, लेमड़ा क्या होती है, लीनियर चार्ज डेंसिटी या सरफेस चार्ज डेंसिटी का कंसेप्ट थोड़ा सा अलग है, वहाँ पर एरिया डिवाइड होता है, यहाँ पर लेंथ। ये एक सेमी सर्कुलर रिंग है जिस पर लीनियरली चार्ज रिसाइड कर रहा है। तो अगर मान लो कि DQ चार्ज DL लेंथ पर रिसाइड करता, तब भी यही बात आती है, या टोटल चार्ज कैपिटल Q अपान पाई R, 2 पाई R तो पूरे भाई, तब भी बात ये आती है। तो दोनों ही केस में अपने पास ये चीज आ रही है। तो DQ की वैल्यू में लिख सकता हूँ, यहाँ से DQ की वैल्यू लेमड़ा इंटू DL हो सकता है, और DL क्या होता है, R का अपान रेडियस निकालता हूँ, थीटा इज इक्वल टू। ठीक है, तो यहाँ पर d थीटा है, तो d थीटा और R का कितनी है, DL है। ठीक है, अपान रेडियस कितना है, R है, तो DL की वैल्यू यहाँ से मेरे पास क्या आ जाती है, R d थीटा आ गई। ठीक है, R d थीटा आ गई। और यहाँ अगर मैं चाहूँ तो इसी जगह लेमड़ा की जगह ये वैल्यू पुट कर सकता हूँ, DL की क्या हो जाएगा, R इंटू d थीटा। तो अब ये मेरे पास एक्सप्रेशन आया, और फाइनली मैं अगर यहाँ लिखूं तो 2KQ DQ की वैल्यू क्या आ गई है, लेमड़ा R और d थीटा, और ये sin थीटा तो चल ही रहा है साथ में। ठीक है, और अपान में कितना आ रहा है, R स्क्वायर आ रहा है। तो एक R से तो एक आ गया है ना। बाकी चीज कितनी बचती है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं रिमेनिंग चीज। तो ये 2KQ लेमड़ा sin थीटा और d थीटा। ठीक है, और अपान में सिंपल R बच गया। तो अब आप क्या चाह रहे हो, अब हम चाह रहे हैं कि इसका ये DF जो चला रहा है, इस DF को आप कर दीजिए इंटीग्रेट। ठीक है, और इसको भी कर दीजिए 2KQ लेमड़ा sin थीटा d थीटा अपान R हो गया, है ना। ये करने के बाद आप क्या करेंगे, ये तो ये बाहर निकालिए, 2KQ लेमड़ा अपान R तो बाहर ही आ गया, और यहाँ पर बचा है कि sin थीटा इंटू d थीटा। तो sin थीटा d थीटा का आप लिमिट डालिए, ये DF है, जब फोर्स कुछ भी नहीं लग रहा था तब भी एंगल 0 था, जब फोर्स F हो गया आपके पास तो इसका एंगल कितना हो जाएगा, π/2 हो गया, यानी 90 डिग्री हो गया। सिंपल ये यहाँ पे हो जाएगा 90, लिख दो, π/2 या 90 बात एक ही है। ये होने के बाद आप क्या करोगे, ये तो F आ गया मेरे पास, ये 2KQ अपान लेमड़ा अपान R, और ये sin थीटा का क्या हो जाएगा, माइनस कॉस ऑफ थीटा हो जाएगा। ठीक है, जो कि 0 से 90 डिग्री तक जाएगा। यस और नो। तो इसको हम और आगे करेंगे, और यहीं से मेरे पास फाइनल एक्सप्रेशन, इफ आई वांट टू कैलकुलेट 2KQ लेमड़ा अपान R, और यहाँ पर देखिए cos 0 के तो अपर लिमिट cos 90 दैट इज द 0, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगी। अरे यार कहने का ऐसा कुछ है, ये कितना हो जाएगा, देखिए आप, ये माइनस cos 90 डिग्री माइनस माइनस प्लस और cos 0 डिग्री। ठीक है, तो ये तो क्या है, 0 हो गया, और ये कितना हो गया, 1 हो गया। तो इन सबको हटा के मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ पे से सिंपल 1 और 1 का मल्टीप्लाई होगा तो कुछ भी नहीं होगा। तो फाइनल एक्सप्रेशन मेरे पास क्या आ जाएगा, फाइनल एक्सप्रेशन मेरे पास यही आ जाएगा जो मेरे पास आया हुआ है। ठीक है, रिजल्टेंट 2KQ लेमड़ा अपान R। और इसको अगर आप ज़्यादा जस्टिफाई करना चाहते हैं तो आप जो मैंने ये निकाला हुआ Q, यहाँ से लेमड़ा की वैल्यू Q अपान 2πr रख देना, तो और भी आपके पास जो आएगा। तो अगर यूँ 2KQ और लेमड़ा की वैल्यू कितनी है, लेमड़ा की वैल्यू Q अपान पाई R आल्सो है, तो Q अपान पाई R आल्सो हो गया, Q अपान पाई R और R पहले से मौजूद है इसे अपान में, तो ये एक ऐसे फॉर्म में भी आ जाएगा। तो ये R इंटू R, तो R स्क्वायर कर दो सिंपल इसको, तो ये इस फॉर्म में भी आ सकता है। लेमड़ा को कभी हटाओगे तो ये
कैपिटल क्यू है क्या पूरे पूरे सरफेस पर काम कर रहा है, मतलब पूरी इस रिंग पर चार्ज कैपिटल क्यू है। आई बात समझ में? तो ये एक चीज़ मैंने आपके साथ शेयर की, चाहे तो ये या ये, तो दोनों ये फोर्स के फार्मूले हैं, ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो एज इट इज़ आपको इसको याद रखना है। डेरिवेशन कहीं नहीं पूछा जाएगा, इंटरमीडिएट स्टेप पूछा जाएगा। इंटरमीडिएट स्टेप में कुछ भी वो चीज़ पूछ सकते हैं, ये क्वार्टर सर्कल हो सकता है, तो यहाँ क्या कर दोगे, 0 to π/4 कर दोगे। मतलब ये एक ही ये 2 का मल्टीप्लाई नहीं आएगा, फिर क्यों नहीं आएगा 2 का मल्टीप्लाई, और क्वार्टर सर्कल π/4 हुआ, तो यहाँ से ये कितना इतने का पूछा जा सकता है, एक आर्क का पूछा जा सकता है, तो वो आपको अलग अलग थोड़ा सा कैलकुलेट करना है। इसको कॉपी करो, जल्दी से नोट डाउन करो। ओके चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा अच्छा है, आपको पोज करके पहले 2 मिनट आप अपना आंसर निकाल लेना, फिर ये आंसर देखना, ताकि आपको लगे कि आपने जो सोचा था, आपने जो कैलकुलेट न भी किया हो, तो जो आपकी सोच जा रही है वो कितनी होनी चाहिए। तो क्या होना चाहिए कि ये Q1 चार्ज है, ये Q2 है, ठीक है, इनके बीच में ये F अभी फोर्स, ये डिस्टेंस R है और अभी फोर्स F लग रहा है, ठीक है, कि ये Q1 Q2 चार्ज है, अभी ये QQ चार्ज है, मान लो कि सेम चार्जेस है, लेकिन सेम चार्जेस, यहाँ बोल रहा हूँ सेम चार्जेस बट अपोजिट पोलैरिटी। मतलब क्या हो रहा है कि एक प्लस है तो दूसरा माइनस है, दैट्स ऑल। तो अभी एक फोर्स लग रहा है, जब इसमें से यानी ये जो इसको यहाँ बोल लो ये Q1 और Q2 है, ताकि ये समझने में अच्छा रहे। Q1 इक्वल टू Q2 तो है, ठीक है, लेकिन ये कैसा है, नेगेटिव है, ठीक है, एक नेगेटिव है। ये Q1 है और ये Q2, जबकि दोनों सेम है। इसमें से कुछ चार्ज में सपोज दैट कि वो चार्ज है आपका 70% चार्ज मैंने इसमें ट्रांसफर कर दिया। कितना कर दिया, 70% मैंने इसके अंदर चार्ज ट्रांसफर कर दिया। तो पहले मेरे फोर्स लग रहा था F, अब नेक्स्ट वाला जो F डैश होगा वो कितने टाइम्स होगा, ये वो सपोज K बोल दो, और ये पुराने वाला जो F का कितने टाइम्स होगा ये आपको कैलकुलेट करना है। तो वीडियो को पॉज करो और उसको सोचो। चलो मैं इसको समझाता हूँ। सोचो कि ये भी 100 कूलम है, ये भी 100 कूलम, एक से नहीं मान रहा हूँ मैं, एक से मान के भी कर सकते हैं। ये 100 कूलम है, तो यहाँ ये कैसा है, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। तो यहाँ से मान लो कि 100 कूलम में से 70% चार्ज इधर जाएगा, तो ये कौन सा वाला जाएगा, ये +70 वाला जाएगा, और यहाँ से प्लस ये निकल गया तो यहाँ पर +30 बचा, और यहाँ पर ये गया तो ये कितना बच गया, -30 बच गया, क्योंकि ये +70 गया तो अगेन ये भी -30 बचा। तो कहने का अर्थ है कि 30% कह सकते हो उसको, परसेंट कहने का अर्थ है ये। तो अब ये कितना परसेंट हुआ होगा इसका, तो डिफरेंस कितना हुआ, डिफरेंस आया 30/100, क्योंकि 30% बचा हुआ है, और ये इनिशियल चार्ज है, ये भी कितना आ जाएगा 30/100। तो ये आप कह सकते हो कि 3/10 क्यू, और ये भी 3/10 क्यू। ये तो यहाँ पर जो F डैश में कैलकुलेट करूंगा वो कितना हो जाएगा, Q1 डैश इंटू Q2 डैश अपान R² और K, तो सारी चीज़ें तो सेम रहेगी, है ना, K अपान R² तो सेम ही रहा। Q1 डैश कितना आ गया 3/10 क्यू इंटू ये भी कितना हो जाएगा 3/10 क्यू। तो फाइनली मेरे पास आ रहा है K Q या 1 या 2 बोल दो, जो कि पहले वाला फोर्स था। पहले वाला फोर्स क्या रहेगा, K Q1 Q2 अपान R² है, ये वाला फोर्स जो आ रहा है। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, तो ये हो गया 3/10 प्लस 3/10, तो यहाँ पर आ गया ये R², तो ये कितना हो, ये प्रीवियस वाला फोर्स इंटू 9/100, तो जो आ रहा है कि 9F अपान 100, जो F डैश आएगा न्यू, वो ये आ जाएगा। यहाँ पर ध्यान रखना था आपको कि जो चार्ज ट्रांसमिट या चार्ज ट्रांसफर हो रहे हैं ना एक में से दूसरे में, तो आप ये मत कर देना। और मैक्सिमम लोगों ने ये सोचा होगा कि यहाँ से 70% ये गए तो ये 1.7 हो गया, अरे 1.7 वो तो माइनस है ना, तो ये गया तो माइनस प्लस कैंसिल कर देगा ना, तो उसको 30% कर देगा, और यहाँ पर भी 30% रह जाएगा। तो ये थोड़ा सा आइडिया। शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इसमें क्या करेंगे, एक रिंग रहेगी आपके पास, ये एक रिंग है, और इस रिंग के एक्सिस पर एक कोई चार्ज रखा हुआ है, लेट्स से Q P पॉइंट पर, ठीक है। इस P पॉइंट पर एक चार्ज Q रखा हुआ है, और इसको आपने दे रखा है कैपिटल Q चार्ज। ये क्या है, एक रिंग है,
अच्छा क्वेश्चन है। ये प्लस क्यू चार्ज मैंने दे रखा है, ठीक है, ये इसका रेडियस हो गया और ये इसकी डिस्टेंस x है, ठीक है, ये पी पॉइंट पर डिस्टेंस x है, ठीक है। ये dl एलिमेंट में लेता हूँ और एक ये dl एलिमेंट यहाँ पे लेता हूँ, ठीक है। ये ऐसे निकला और ये ऐसे निकला और यहाँ से आप कह सकते हो कि ये मैंने कुछ डायग्राम बनाया है। मैं क्या चाह रहा हूँ कि ये चार्ज यहाँ पर मैंने रखा है, चार्ज अगर अपोजिट नेचर का हुआ, पहली बात तो ये कि जो रिंग है ये एक ऐसा बिहेव करती है कि सारा चार्ज सेंटर पर प्लेस्ड है, ऐसा बिहेव करती है, ठीक है। एक्चुअल में तो ये इसके सरफेस पर है, तो ये चार्ज यहाँ पर रखा हुआ, तो जब अपोजिट चार्ज दैट इज द माइनस क्यू अगर हुआ तो ये उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, यानी इसके सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होगा। सेंटर की तरफ अट्रैक्ट हुआ तो इसका कुछ मास भी होगा, ठीक है। तो प्रीवियस वीडियो में हमने बात कर रखी है, वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो उसको देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। क्या होता है कि चार्ज जो होता है ये विदाउट मास एग्जिस्ट नहीं कर सकता, तो जाहिर सी बात कुछ तो मास होगा, और जब कुछ मास होगा तो यहाँ आते आते इसका कुछ मोशन आ जाएगा, यानी कहने का अर्थ है कि वेलोसिटी आ जाएगी। वेलोसिटी आने की वजह से इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा, और जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वजह से ये यहाँ पर रुक नहीं पाएगा, ये आगे चला जाएगा। फिर ये फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करने लगेगा, फिर इस पर सेंटर की तरफ अट्रैक्शन लगेगा और यहाँ आएगा तो फिर अगेन इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी और ये फिर इधर आ जाएगा, तो ऐसे आना जाना करता रहेगा। तो ये क्या करता है, एसएचएम करता है। तो इस टाइप की जो एसएचएम कैलकुलेट करना होती है हमें, तो वो कैसे की जाती है, मेन अपना फंडा ये है। तो उसकी फ्रीक्वेंसी और उसका टाइम पीरियड क्या है ये अपन को फाइंड करना है इसी क्वेश्चन में, है ना, कि ये माइनस क्यू है तो, और जो इसका टाइम पीरियड होता है वो किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है, ये क्वेश्चन में आ सकता है। जो ये एडवांस का क्वेश्चन है कि वो मास पर डिपेंड करता है कि क्यू पर डिपेंड करता है, तो इन्वर्सली करता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है, कैसे करता है, ये सारा जी एडवांस का ही इसके अंदर पूरा अपन डिस्कस करेंगे। तो पहले तो इसको डिराइव करेंगे, आफ्टर दैट फिर इसकी कुछ केसेस करके वहाँ पर इसका टाइम पीरियड और इसकी फ्रीक्वेंसी वी विल फाइंड आउट, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो ये इस एलिमेंट की वजह से यहाँ पर एक डीएफ फोर्स लग रहा है, इस एलिमेंट की वजह से यहाँ पर एक डीएफ फोर्स लग रहा है। ये अगर हम कहें तो ये एंगल थीटा है, तो वर्टिकल अपोजिट एंगल जो होगा इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल ये थीटा भी हो जाएगा। तो कहने का अर्थ है कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसकी वजह से हो जाएगा डीएफ कॉस थीटा, और इसकी वजह से भी हो जाएगा डीएफ कॉस थीटा, ठीक है, क्योंकि इस केस में ये है, और ये डीएफ साइन थीटा हो जाएगा, जो कि क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में दैट इज द डीएफ साइन थीटा। तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, दोनों जो वर्टिकल फैक्टर है वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ दैट रिंग है वो क्या है, एड अप हो जाएगा। तो जो नेट फोर्स इस पे लगने वाला है वो इस क्यू चार्ज पे वो क्या हो जाएगा, ट्वाइस डीएफ कॉस थीटा, ये नेट फोर्स हो जाएगा आपका ये, और ये कैलकुलेट करना है, और 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए क्योंकि ये दोनों फैक्टर इसके हैं, ठीक है। थोड़ा सा और आगे पहले डीएफ में लिख देता हूँ, यहाँ पर डीएफ कितना होगा, डीएफ होगा ये डीएल एलिमेंट है, इस पर डी क्यू चार्ज प्लेस्ड है, ठीक है। तो के एक क्यू तो ये हो गया, और ये इस पर कितना है, डी क्यू चार्ज है। तो कूलम्ब्स लॉ क्या लगता है, Q1 और Q2 के बीच में लगता है, दो चार्जेस और लाइन जॉइनिंग अक्रॉस, और ये डिस्टेंस लेट से y मैंने बोल दी, तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, y स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में आई। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि 2 कितना आ जाएगा, k q d q अपॉन y स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, ठीक है। यस और नो, सिंपल सा, कोई ज़्यादा नहीं। y स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यू नो दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये किसकी आई, सिंपल y की, और y स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, और ये cos थीटा लिख लीजिए। cos थीटा की वैल्यू क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना रहा है x, और ये कितना हो गया x स्क्वायर और r स्क्वायर की, और 1/2 लिख दो या अंडर रूट लिख दो, बात एक ही है। तो यहाँ पर मैं फाइनल लिखने वाला हूँ 2kq dq अपॉन y स्क्वायर दैट इज द x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और इनटू यहाँ पर कितना आएगा, cos की वैल्यू कितनी आ रही है, x अपॉन x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, और ये पावर 1/2। यहाँ तक सभी को आया कि नहीं आया समझ में, हाँ ये तो आ गया। ये मेरे पास df डैश है, यानी रिजल्टेंट f है ना। यहाँ तक आने के बाद फिर थोड़ी सी स्टोरी और मैं चेंज करता हूँ। ये अगर आप लिखते हैं तो जगह जगह चीज़ हटा देते हैं, पर यहाँ पे स्पेस मिल जाएगा अपन को, ठीक है। तो ये चीज़
होने के बाद चाहे अगर वो फैक्टर नोट डाउन करना है तो क्या होता है ये DF, तो के क्यू डी क्यू अपान क्या करेंगे बाई स्क्वायर करेंगे, ये आपका Q1 था और ये Q2 था, ठीक है, वही वाली बात आपको उसके साथ नोट डाउन करनी है। अब DF डैश को हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, हाँ इंटीग्रेट करेंगे। और यहाँ पर देखिए जो लेमड़ा जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है इस पूरे पर जो है वो मान लो कि लेमड़ा है तो टोटल चार्ज डी क्यू, छोटा सा चार्ज जो डी क्यू है वो डी एल लेंथ पर क्या कर रहा है, रिसाइड कर रहा है। इसी प्रकार से अगर मैं कहूँ कि टोटल कैपिटल क्यू चार्ज किस पर रिसाइड कर रहा है, 2 पाई आर पर रिसाइड कर रहा है, तब भी बात सही है ना। तो चाहे डी क्यू पर डी एल लिखो या कैपिटल क्यू पर 2 पाई आर लिखो, बात वही है क्योंकि इनका रेशियो सेम आएगा। तो यहाँ से मैं डी क्यू की वैल्यू इफ आई वांट टू, तो यहाँ से लेमड़ा इनटू डी एल होता है, ठीक है, या आप या लेमड़ा की वैल्यू क्यू अपॉन 2 पाई आर भी होती है, ठीक है, तो एक ये भी है या डी क्यू की वैल्यू ये भी है। तो ये दोनों वैल्यूज का मैं यूज करने वाला हूँ यहाँ पर डी क्यू में। तो लिखते हैं ट्वाइस के इस और क्यू और इंटू डी क्यू की वैल्यू कितनी आ रही है, लेमड़ा इंटू डी एल अपान में कितनी है, एक से भी रखो इसके साथ, ठीक है, और अपान में कितना आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर कितनी हो जाएगी, 3/2 हो जाएगी, ठीक है। अब चाहो तो यहाँ पर लेमड़ा की वैल्यू रख दो या न भी रखो तो कोई मतलब नहीं, के क्यू लेमड़ा अपान कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर की पावर कितनी हो जाएगी, 3/2, और जो आपके पास आ रहा है डीएल है ना, ये एक्स साथ में ये, और जो आ रहा है डीएल इसको आप क्या कर दीजिए, इंटीग्रेट कर दीजिए, और इस डीएफ डैश को भी इंटीग्रेट कर दीजिए। इसको इंटीग्रेट करने का अर्थ क्या हो रहा है कि यहाँ से लगाकर यहाँ तक इंटीग्रेट करना है, यानी 0 से लगाकर F4 से लगाना है और इसका इंटीग्रेशन 0 से लगाकर पाई आर तक ही करना है। क्यों करना है भाई साहब पाई आर तक, क्योंकि ये यहाँ तक क्योंकि 2df हो गया ना, अगर 0 to 2 पाई आर करेंगे तो पूरी रिंग आ जाएगी, और पूरी रिंग नहीं, एक df cos थीटा सिर्फ हाफ रिंग को कवर कर रहा है, दूसरा df cos थीटा अनदर हाफ रिंग को कवर कर रहा है, तो ये आपको ध्यान में रखना है दोनों चीज करने के बाद। तो यहाँ से मैं अभी इसी चीज को जगह बनाता हूँ ताकि ये रहे, तो ये तो डी एफ डैश जो नेट था वो आपके पास एफ डैश आ गया, और यहाँ से मैं इसको लिखता हूँ 2k क्यू लेमड़ा एक्स अपान में कितना आ रहा है, एक्स स्क्वायर अपान आर स्क्वायर की पावर 3/2 आ रहा है, एंड इंटीग्रेशन ऑफ डी एल कितना हो जाएगा, पाई आर, तो ये कितना हो गया, पाई आर हो गया, ओके, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल कितना हुआ, पाई आर हुआ, और लेमड़ा की वैल्यू यहाँ से आप क्या पुट करेंगे, लेमड़ा की वैल्यू कैपिटल क्यू अपॉन 2 पाई आर अगेन पुट करेंगे, तो 2k एक्स अपान में क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, और लेमड़ा की वैल्यू कैपिटल क्यू अपॉन 2 पाई आर लिखूंगा, और यहाँ पर पाई आर ऑलरेडी आया ही हुआ है, तो पाई आर से पाई आर कटेगा मेरा, पाई आर से पाई आर कटेगा, 2 से मेरा 2 कटेगा, तो फाइनल एक्सप्रेशन आई गॉट हियर के क्यू कैपिटल क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू एक्स, और ये एफ है, एफ नेट या एफ सिंपल जो भी कुछ करना चाहो। तो ये एक्सप्रेशन फाइनल मेरे पास आ रहा है कि एक रिंग जो होती है और अगर ये चार्ज नेगेटिव होता तो इन दोनों के बीच में फोर्स कैसा लगेगा, दैट इज द फाइनल एक्सप्रेशन, ठीक है। इतना पहले पूरा कॉपी करो, चाहे तो पॉज करके नोट डाउन करो, फिर मैं आगे थोड़ा सा समझाता हूँ। अभी तो ये तो सिंपल डेरिवेशन कहीं भी मिल जाएगा आपको, है ना, लेकिन इसके बाद में जो एडवांस में इसको क्वेश्चन फ्रेम होता है तो ये मुझे लास्ट वाला रखना है, यही मेरे काम का है, बाकी सब क्या है, बेकाम का है, तो ये मैं हटा देता हूँ इसको। अब थोड़ी सी जगह बन गई अपने पास, अब क्या लिखना है आपको, F जो है यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, क्या हो जाएगा, K स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू एक्स अपान क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर कितनी आ गई, 3/2 आ गई। अब आप इसको भी हटा दीजिए, ये भी हट गया, है ना। अब क्या करना है, अब इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। यहाँ पर क्या आ रहा है कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, x के, यस, और F इज इक्वल टू क्या होता है, kx, ये किसके लिए होता है, SHM स्प्रिंग कांस्टेंट, और सारा कुछ थोड़ा सा याद आ रहा है मैकेनिक्स का 11th वाला, आ रहा है साउंड मैकेनिक्स, और ये वो सब स्प्रिंग कांस्टेंट और SHM, हाँ SHM पढ़ा था, दैट्स ऑल, कुछ ऐसा ही था, दैट्स ऑल, ये करना। यहाँ पर k की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, थोड़ा सा चाहो तो अप्रोक्सीमेशन ले लो इसमें, क्योंकि जो x है ये बहुत छोटा है और r बहुत बड़ा है, ऐसा मान लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फाइनली आपके पास क्या आ जाएगा, k क्यू कैपिटल क्यू
स्मॉल अपान ये कितना आर स्क्वायर, और ये 2 से 2 कट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा आर क्यूब आ जाएगा। तो फाइनली आपके पास एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आप क्या कह सकते हो के क्यू कैपिटल क्यू अपान आर क्यू, ये कांस्टेंट हुआ और ये एक्स, तो ये और ये एक्स देखो हाँ अब तो समझ में आया ये क्या। तो जब टाइम पीरियड किसी का भी मैं लिखता हूँ तो 2 पाई क्या हो जाएगा 2 पाई एम बाई के, एम किसका है इसका मास है। अब ये क्यू चार्ज के साथ ये नेगेटिव रखो, क्यू जो चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है ये नेगेटिव चार्ज है और इसका कुछ अपना मास भी है में, तो फोर्स अब अट्रैक्शन कैसा लगेगा इधर की तरफ टुवर्ड द सेंटर ऑफ रिंग की तरफ लगेगा। तो यहाँ पर ये लिख देता हूँ 2 पाई एम आपके पास रहेगा और के की वैल्यू ये वाला के लेट से के, ठीक है। इस के से कंफ्यूज नहीं होना, ये सपोज के डैश बोल लो कभी इससे कंफ्यूज हो तो ये के है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट वाला के है और ये स्प्रिंग कांस्टेंट और एसएचएम में जो के यूज होता है वो वाला के है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना। एम और अपान में ये के डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी के क्यू कैपिटल क्यू अपान आर क्यूब आ जाएगा। और यहाँ पर अब इस के की वैल्यू भी अगर रख दोगे तो ये क्या हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन हो जाएगी इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन हो गई, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन, तो ये ऊपर चली गई। तो फाइनली मेरे पास क्या चीज निकल कर आई है कि एम इंटू 4 पाई एप्सिलॉन आर क्यूब अपान में कितना आ जाएगा कैपिटल क्यूब इंटू स्मॉल क्यूब, और ये मेरे पास क्या आ रहा है टाइम पीरियड, ठीक है। तो टाइम पीरियड जो होता है इन चीजों पर डिपेंड करता है। जेई एडवांस में क्वेश्चन फ्रेम होगा कि टाइम पीरियड डिपेंड्स अपॉन क्या क्या डिपेंड्स अपॉन टाइम पीरियड आर रूट आर, यस इस पे भी ये भी सही है। टाइम पीरियड अब दिस पार्टिकल डिपेंड्स अपॉन 1 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, या एक क्यू रख देगा तब भी ये सही है। टाइम पीरियड डिपेंड्स अपॉन बोलो मास, ये भी सही है। और टाइम पीरियड डिपेंड्स अपॉन आल्सो द मीडियम ऑफ परमिटिविटी, तो तब भी सही है। तो तीनों क्वेश्चन ये होगा। अब आप कहेगा कि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का क्या रिश्ता होता है, तो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी क्या होती है 1/f होती है, ठीक है। तो इसको उल्टा कर दोगे तो वो फ्रीक्वेंसी के, तो फ्रीक्वेंसी किन किन फैक्टर पे डिपेंड करती है चार्ज की मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पे, और आर क्यूब क्या होना चाहिए अपान में आ जाएगा फ्रीक्वेंसी में। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन निकालेंगे आप तो क्या करेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन निकालेंगे आप तो एफ की वैल्यू जो रहेगी आपके पास इसकी उल्टी हो जाएगी, किसकी 1/t की उल्टी हुई, तो ये t इतना आ रहा था ये अपान में रख देना, तो आपके पास क्या आ जाएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन आ जाएगा, ठीक है। और अगर यहाँ पर फ्रीक्वेंसी आएगी तो ये सब अपान में उल्टे हो जाएंगे, तब वो ध्यान रहे, ठीक है। तो ये एक अच्छा था जिसके अंदर अपन ने टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन दोनों का अपन ने क्या करा है एनालिसिस किया। इसको पहले कॉपी कर लो आप लोग या पॉज करके नोट डाउन करो जल्दी से। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन और कराता हूँ मैं जो कि आपको बहुत आनंद की अवस्था में ले जाएगा। कैसा क्वेश्चन है वो? हाँ क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है अगर आप सोचते हैं, और उसके बाद फिर मैं एक ये थोड़ा सा सिंपल ले लेते हैं ना, उसके बाद मैं ले जाऊंगा आपको एक बहुत बड़ा क्वेश्चन जो कि जब एडवांस मेंस होती हुआ करती थी पहले, जब जेई स्क्रीनिंग और मेंस होती थी तब की बात करो। तो अभी तक सिंपल क्वेश्चन करते हैं कि एक चार्ज Q1 है और यह सिंपल Q है, और एक ये चार्ज 9Q है, इतना है 9Q है, इतना है, और इनके बीच में एक डिस्टेंस x है कुछ भी मान लो। अब यहाँ पर एक चार्ज Q है, एक अगेन चार्ज Q है, ये मैंने यहाँ पर प्लेस किया, तो कहाँ पर मैं प्लेस करूँ कि इक्विलिब्रियम में आ जाए? अच्छा क्वेश्चन है। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ठीक है, और ये भी पॉजिटिव। तीन चार्जेस मेरे पास है, और चाहो तो आप ये सपोज इसको कह सकते हो कि ये मान लो कि 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, या कुछ भी हो सकती है, ऐसा कुछ वो नहीं है, पर अभी मैं मान के चल रहा हूँ कि ये 10 सेंटीमीटर है, ये Q है, ये 9Q है, और Q एक चार्ज को कहाँ रखना है, अंदर रखना है कि बाहर रखना है या इधर रखना है। तो अगर तीनों सेम पोलैरिटी की हो, ये भी प्लस Q हो, ये भी प्लस में हो और ये प्लस में हो, तो इक्विलिब्रियम अंदर आपको प्राप्त होगा। अंदर क्यों? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही होगी, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही होगी, तो यहाँ पर कोई एक ऐसा पॉइंट आएगा जो कि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं रखता हूँ तो इसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और इसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो दोनों ऐड हो जाएगी, है ना, दोनों ऐड हो जाएगी 1 और 2। इस साइड रखूंगा तो इसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पर फोर्स कैसे लगा, Q ही लग जाएगा। तो अंदर ही एक ऐसा पॉइंट है जो मैं प्राप्त कर सकता हूँ जहाँ पर
इक्विलिब्रियम रहेगा, बैलेंस रहेगा। हाँ ये नेगेटिव होता तब तो इधर या तो इधर मिलती या इधर मिलती, लेकिन तीनों पॉजिटिव केसेस है तो यहाँ मिलेगी, ठीक है। यहाँ में ये एक पॉइंट्स है तो इसको आप बोल दो ए, ये बी और ये सी बोलो। तो ये डिस्टेंस कितनी ए बी और ये डिस्टेंस बी सी, ठीक है। तो ये सपोज x है तो यहाँ पर ये वाली कितनी हो जाएगी, 10 माइनस एक्स हो जाएगी। हाँ ये कोई कहने वाली बात है तो लिखो इसको। इनके बीच में फोर्स कितना है, इनके बीच में फोर्स के क्यू इंटू क्यू अपान कितना है एक्स स्क्वायर, और इधर फोर्स कितना है, क्योंकि फोर्स 1 इक्वल टू फोर्स 2 हो जाएगा। इनके बीच का फोर्स 1 है और इनके बीच का फोर्स इक्वल टू 2 हो गया। तो ये दोनों के बीच का फोर्स या इनके बीच लगने वाला फोर्स विल बी बैलेंस्ड। इन दैट केस थोड़ा सा गर्मी है और बोलने में तो इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है, तो आपके सम्मान में पसीने से तरबतर। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये F1 और F2 आपके पास आया, इतना आता समझ। जब ये दोनों चीज़ आ गई तो अब यहाँ पर कितना आया, एक तो ये Q है और ये कितना है 9Q है, ठीक है। ये 9Q है और यहाँ पर कितनी आ रही है 10 माइनस एक्स का, दैट्स ऑल। ये दोनों को आपको बैलेंस करना, कुछ भी नहीं करना। के क्यू स्क्वायर से के क्यू चला गया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 10 माइनस एक्स अपान एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। और इस साइड जाएगा तो ये अंडर रूट हो जाएगा। तो कहने का अर्थ है कि 10 माइनस एक्स या सिंपल ये कितना होगा 10 अपान एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, बोलो 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 जल्दी से। ये आपके पास हो गया 3 अंडर रूट में। तो यहाँ मैं लेकर जाऊँगा इसको, तो 10 अपान एक्स इज इक्वल टू 4 हो गया, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 5/2, ठीक है। यानी x की वैल्यू 5/2 आएगी। और जब ये x और d भी अगर आपके पास अननोन हो या सिंपल एक d दे दिया जाए तो आपके पास फाइनल कंडीशन क्या आएगी, फाइनल कंडीशन आपके पास आने वाली है d माइनस एक्स अपान एक्स इज इक्वल टू जो भी चार्जेस है लेट से 3 के, है ना। तो यहाँ पर जो d का कितना टाइम्स रहेगा, तो ये d अपान एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 है। तो ये अगर आपके पास इधर जाएगा तो ये d अपान एक्स इज इक्वल टू 4, तो d का 4 टाइम्स होना चाहिए। ये ऐसे भी आप इसको फाइंड कर सकते हो। तो x की जो वैल्यू आएगी d/4 आपके पास आएगी। तो ऐसे भी कर सकते हो अलग अलग चीज़ें, बट ये तब कि आपकी अननोन हो। तो ऐसे करके इसको मैं पढ़ के बताता हूँ। यानी कहने का अर्थ है कि एक जगह से आपने क्या कर रखा है, हिंज कर रखा है। तो एक ये बॉल है, एक ये बॉल है और एक ये बॉल है। तो ये क्या हो सकता है कि ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक है। इसका चार्ज Q है, मास M है, ये लेंथ L है और ये क्या है ये समझाता हूँ। देखो एक धागे से यहाँ पे बांध रखी है मैंने एक बॉल यहाँ बांध दी, एक बॉल यहाँ, और ये चार्ज्ड बॉल है। तो ये क्या कर रही है, ऐसे ऐसे इनके बीच में ये 3 बॉल जो आ रही है, ये वाली 3 बॉल यहाँ मैंने बांध के लटका रखी, और ये मासलेस स्ट्रिंग से बंधी हुई है, ठीक है। मासलेस स्ट्रिंग से बंधी हुई है और ये इक्विलिब्रियम ट्रायंगल बना रही है। तो ये आईआईटी जब मेंस हुआ करती थी तब का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जब आईआईटी स्क्रीनिंग और मेंस होती थी। अब तो ये जी एडवांस के लेवल का क्वेश्चन है, तो मैं पढ़ के बताता हूँ उस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर कहा गया है कि 3 पार्टिकल्स ईच ऑफ मास 1 ग्राम carrying a charge Q are suspended from the common point of insulating and massless string, each 100 cm long. If the particles are in equilibrium and are located at the corner of the equilateral triangle of side 3 cm, calculate the charge Q on each particle. और यहाँ पर वैल्यू आपको लेनी है वो 10 मीटर पर सेकंड, जी की ग्रेविटी ले लेनी है। तो अब अपन को फाइंड करना है कि ये अल्टीमेटली कह दो इसको कि A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया, लेकिन इनके बीच में A है, इनके बीच में A डिस्टेंस है, ठीक है। ये इक्विलेटरल तो ऐसे लटक रखा है ना, तो आपको इन पर चार्ज कितना है वो फाइंड करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है ना, बट ये काफ़ी मतलब कहना चाहिए कि हाँ हाई स्टैंडर्ड या हाई फ्रिक्वेंसी क्वेश्चंस जो होते हैं उनमें आता है। ये टफेस्ट क्वेश्चन में अपन करते हैं। इसके बेस का डायग्राम अगर मैं बनाता हूँ तो ये बेस का डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। ये इस टाइप से कुछ बनेगा, जिसको आप कह सकते हो कि ये आपके पास A हो गया, ये B हो गया, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हुआ ना। तो वो इक्विलेटरल ये A है, दैट इज द 3 सेंटीमीटर कह रखा है ना। तो अगर इसको आप कहोगे तो ये कुछ ऐसे जाएगा, और आप अगर इसको कहते हो तो कुछ ये ऐसे जाएगा। ये क्या है मैं समझाता हूँ, ठीक है।
अभी ये मीडियंस जहाँ कट करती है वो दैट इज कॉल्ड क्या कहलाता है ए। अभी मीडियंस जो होती है ये ए और ये ओ और ये डी मान लो, तो ए ओ इंटू ओ टू को ए ओ इस टू ओ डी को ये 2:1 में डिवाइड करती है, तो वो बात की बात है। अभी पहले ये मैं समझा देता हूँ। देखो यहाँ पर अगर फोर्स लगेगा तो ये टेंशन लगेगा और इनके बीच में जो कूलम्बिक फोर्स लगेगा वो ये इस चार्ज और इस चार्ज इन सभी पर चार्ज कितना है, क्यू है। तो ये हटा देता हूँ और आप चाहोगे कि ये फोर्स इधर निकल जाए और ये फोर्स इधर निकल जाए, तो रिजल्टेंट इसका इधर आएगा। तो एफ रिजल्टेंट कैसे आएगा, एफ स्क्वायर, ये भी एफ है ये भी एफ है, ये 60 डिग्री है, वर्टिकल अपोजिट 60 डिग्री होगा। तेरी टू फोर्सेस के बीच में 60 डिग्री एंगल होता है, तो रिजल्टेंट कितना होता है वो मैं बता रहा हूँ। ये एफ स्क्वायर प्लस ट्वाइस एफ इंटू एफ और cos 60 मतलब 1/2 सिंपल, 2 से 2 गया, ये सब अंडर रूट में है, तो ये कितना हो जाएगा 3f स्क्वायर अंडर रूट। तो यहाँ पे कितना हो गया f रूट 3 दिस इज द एफ आर, ये आपके पास आ गया। ठीक है, तो ये रिजल्टेंट जो मैं निकालूंगा इसका दैट इज f रूट 3 आ गया। ठीक है, और यहाँ पर आ रहा है ये इसका मास। ठीक है, ये टेंशन t, तो ये कितना हो गया t sin थीटा हो गया। ठीक है, और ये अंदर की तरफ क्या हो जाएगा t, बोलो ये यहाँ से अगर मैं इसको ड्रॉप करता हूँ तो ये मतलब परपेंडिकुलर, ये पैरेलल हो, ये थीटा तो ये भी थीटा, तो ये क्या हो जाएगा अंदर की तरफ होगा आपके पास कितना t sin थीटा हो जाएगा, और ये एंगल थीटा है तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा t, बोलो t cos थीटा हो जाएगा। यस और नो, सिंपल t cos थीटा हो जाएगा। कहने का अर्थ कि बहुत, यानी यहाँ पर जो इसका डायग्राम आ रहा है ये आपको समझना है, और जब ये समझ में आ जाएगा तो यू कैन इजीली डू व्हाट यू वांट टू। अब ये जो चीज़ आ रही है इसका इक्वेशन लिखते हैं, इस पर इसका एपीडी ड्रॉ करते हैं यहाँ पर। तो ये जो टी cos थीटा या पहले t sin थीटा लिख लो, t sin थीटा किससे बैलेंस हो रहा है, f रूट 3 से। ठीक है, और t cos थीटा किससे बैलेंस हो रहा है, बोलो mg से। यस, ये दोनों इक्वेशन है 1 और 2, डिवाइड कर दो, कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा tan थीटा, और f रूट 3 अपान कितना आ जाएगा mg आ जाएगा, f रूट 3 अपान mg आ जाएगा। ये एक थर्ड इक्वेशन और ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। अभी अपन इसको चुपचाप रखते हैं, पहले थोड़ा सा इधर होमवर्क कर लेते हैं। इधर करने के बाद अभी अपन ये आएंगे, तो ये f रूट से तो यहीं से आया, तो मैं इसको तो हटा ही देता हूँ। अब यहाँ पर आने के बाद मैं एक बात और आपसे करूँगा, तो ये देखिए, ये आपके पास AO और OD, तो यहाँ मैं लिखता हूँ कि AO इस टू OD कितना आ जाएगा 2:1 है, और यहाँ से अगर मैं AO की जगह OD और AO लिखूँ तो ये कितना हो जाएगा बताइए, ये AD3 हो गया और ये इसका 2 हो गया। यस, ये कैसे लिखा, हाँ इस लेवल की मैथमेटिक्स आनी चाहिए आपको, अगर नहीं आती है तो जे एडवांस के क्वेश्चंस को आप इस प्रकार से टच नहीं कर सकते। ठीक है, यानी कहने का अर्थ है कि ये 3 टाइम्स है ना पूरा OD, ये टोटल ये वैसे तो किसका 2:1 में हो रहा है, तो AD कितना हो जाएगा 2 + 1 3 हो जाएगा, और ये कितना है वो 2 टाइम्स है, तो ये चीज़ आ जाएगी। लेकिन ये लिखने से पहले यहाँ पर अपन ये क्या जा रहा है, ये 90 डिग्री एंगल, ये A है इसे दिया हुआ है, और ये एंगल कितना होगा 60 हो गया, तो यहाँ पे sin थीटा मार दो। ये तो पहले AB अपान AO है, तो ये तो 3/2 आ रहा है, और इस ट्रायंगल की मैं बात करता हूँ तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो दैट इज द परपेंडिकुलर AD अपॉन हाइपोटेन्यूज A इज इक्वल टू sin 60, इट डज मीन √3/2। तो यहाँ से आप इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, तो AD यू विल गेट द A √3/2, और AD की वैल्यू यहाँ से निकालोगे आप, तो AD इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/2 AO। तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ कि 3/2 AO। तो यहाँ से और मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई करा, तो AO मुझे कितना मिलता है, एक ये √3 से, एक इसको क्या लिख सकता हूँ √3 × √3 लिख सकता हूँ, तो एक √3 गया, तो ये और ये 2 से 2 भी गया, तो फाइनली और ये A के अपान में √3 आ गया, तो A के अपान में √3 आ गया, तो A बाय कितना आ गया √3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इतना आया है AO की वैल्यू। आई बात समझ में, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यू हैव टू नो दैट, क्योंकि इस टाइप की मैथमेटिकल कैलकुलेशंस आपको आनी चाहिए, इस टाइप का आपका मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। until and unless you are not maintain such a level, then such a JEE advanced questions will again you will
गो इन द स्ट्रगल मोड। सो आपको ये करना है। अब एओ की वैल्यू आपके पास आ गई, एओ की वैल्यू आ गई, तो यहाँ पर एओ की वैल्यू पहले इतना कॉपी कर लीजिए, इसको ये वाला कॉपी कर लो पहले पॉज करके। चलो तो अब मुझे सिर्फ एओ की वैल्यू मिली है, मैं इसको हटा रहा हूँ। एओ की वैल्यू मिली है तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ एओ। अब एओ की वैल्यू मिली है तो इसको अपन बोलते हैं, ये कितना है ओ है और ये तो ए है यहाँ पे, तो मैं इसको ड्रा कर लेता हूँ कि ये ए और ये ओ, ये देखो तो ये कितना है ए ओ और एच, और ये तो एल है, सी ये तो सभी का एल है, और ये एंगल आपके पास कितना आ रहा है कि ये थीटा, तो यहाँ वाला एंगल कितना है थीटा है, ठीक है। और अगर इस एच की वैल्यू में लिखूंगा तो ये कितनी हो जाएगी एल स्क्वायर माइनस एओ का स्क्वायर हो जाएगी एच की वैल्यू, हाँ ये तो हो जाएगी। ये तो अपन पाइथागोरस से निकाल सकते हैं इसको। तो अब मैं अगर यहाँ पर इसका टेन थीटा लूँ, इसका टेन थीटा, तो बेस क्या है एओ, बेस अपन सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो h और h की वैल्यू कितनी निकाली मैंने, नथिंग बट एल स्क्वायर माइनस एओ का स्क्वायर, ठीक है, ये अंडर रूट में है। बस एओ की वैल्यू कितनी आ रही है a/√3 आ रही है, तो ये a/√3 रख लीजिए, और ये एल स्क्वायर माइनस अगेन a/√3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर मैंने लगाया। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं हम। अप्रोक्सीमेशन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर a/√3 क्या है, a 3 सेंटीमीटर अपॉन √3, तो ये सेंटीमीटर यानी 0.003 हो या जो भी होगा वो हो जाएगा। तो छोटी संख्याओं को यानी जो छोटी संख्या होती है उनको अगर स्क्वायर करेंगे तो और छोटी हो जाएगी, तो ये लगभग इसको 0 मान लो, तो इससे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो a/√3 अपॉन एल, तो फाइनली मैं टेन थीटा को लिख सकता हूँ, क्या आ जाएगा a/L√3, ये टेन थीटा और ये टेन थीटा इक्वेट कर दीजिए आप, क्या कर दीजिए इक्वेट कर दीजिए। तो फाइनली ये टेन थीटा कितना है f√3/mg, ये मैंने इक्वेट कर दिया। दैट्स ऑल। यहाँ से ही मेरी आगे की पेटिशन में इनको हटा देता हूँ, अभी इनका कोई काम नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखिए तो ये कितना है, अब f की वैल्यू भी लिख लीजिए, f की वैल्यू ये q है और ये a है, तो क्या लिखेंगे इसकी वैल्यू q अपॉन a स्क्वायर है ना, तो ये लिख सकते हो kq अपॉन a स्क्वायर, रखो ये वैल्यू f की वैल्यू, तो या अभी न भी रखो तो हर दो तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, kq स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, और ये कितना आ रहा है √3 अपॉन mg, इक्वल टू आप क्या लिख रहे हो, इक्वल टू आप लिख रहे हो a अपॉन √3l, ये लिख रहे हो। तो यहाँ से मुझे क्या क्वेश्चन में क्या पूछा है कि चार्ज बताइए, चार्ज कितना है ऑन ईच। तो यहाँ से मैं q स्क्वायर की वैल्यू अगर निकलता हूँ तो ये और mg ऊपर चला जाएगा, अपान में क्या रहेगा √3l इंटू अगेन √3 इंटू k, और ये चाहो तो आप इसको स्क्वायर हटा के इसको 1/2 लिख दो तो बात एक ही है। अब तो यहाँ से इसको स्क्वायर हटा सकते हैं अपन, और यहाँ a क्यूब की वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर व्हाट है और रोट है 10 की पावर -2 का क्यूब है, a क्यूब है, तो a की वैल्यू क्या है, ये है 3 सेंटीमीटर, नथिंग बट। और m कितना दिया है मुझे, m क्वेश्चन में दिया गया है आपको 10 ग्राम और वाट, देख लीजिए एक मिनट, शायद आपको दिया गया है 1 ग्राम। मास जो दिया गया है इसका 1 ग्राम दिया गया है, मास कितना दिया गया है 1 ग्राम, तो कितना लिखोगे यहाँ पे 1 इंटू 10 की पावर -3, ये 1 ग्राम। और mg है ना, g की वैल्यू कितनी लेनी है अपन को 10 लेनी है, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो ये मैंने 10 ले ली। अपान में कितना लेना है √3 इंटू √3 तो 3l हो गया, l की तो वैल्यू 1 ही इसे, और k की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 है, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और ये 1/2 है, यहाँ से कुछ कटपिट होगा, हाँ कटपिट तो जरूर होगा, और वो कितना होगा मैं ये बता दूँ, ये 27 हो गया ये क्यूब, और ये 10 की पावर कितनी हो गई -6, और इंटू ये 10 की पावर, और ये 10 था इस तरफ 10 अभी कोई दिक्कत नहीं 6, और ये -3 इंटू 10 ऑलरेडी है इसे, और अपान में कितना आ जाएगा 27 इंटू 10 की पावर 9, ठीक है, अगेन भी 1/2 आ ही रहा है आपको, ठीक है। तो पहले इतना कॉपी करो, मैं इरेज करता हूँ, यहाँ का हटा देता हूँ पीछे वाला। तो यहाँ आने के बाद अपन क्या करने वाले हैं, फाइनली जो Q की वैल्यू निकल के आ रही है वो कितने है 27 इंटू 10 की पावर वाट बोलो 9 इंटू 10, अपान में कितना आ रहा है 27 इंटू 10 की पावर +9, और ये अंडर रूट में है, ठीक है। 27 से 27 कैंसिल, 10 इंटू 10 की पावर -9, और ये ऊपर जाएगा तो ये भी 9,
ठीक है, ये भी अगेन 1/√2, तो ये कितना हो गया 10 इंटू 10 की पावर माइनस 18, और ये अंडर रूट के अंदर, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि अंडर रूट ऐसा लिख सकता हूँ इसको, अंडर रूट 10 इंटू 10 की पावर 9 लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि ये बाहर आएगा तो 9 हो जाएगा। तो ये 3.16 इंटू 10 की पावर नथिंग बट 9 कूलम चार्ज ऑन ईच बॉल, या जो भी कहो आपके पास पार्टिकल है उन पर होगा। तो इस प्रकार से हमने पूरा ये क्वेश्चन जेईई एडवांस का लिया, जिसके अंदर हमने सारे एस्पेक्ट को कवर करने की कोशिश की है। और मैंने आपके लिए एक अच्छा और भी, फिर अगर आपका कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर लाइव क्लासेस ज्वाइन करना है या ऑफलाइन क्लासेस जब भी होती है तो अपन ज्वाइन करते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।